हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आज आपका स्वागत है। और आज 12th क्लास में केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, जो कि फर्स्ट चैप्टर विलेन, वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसके आपके पास न्यूमेरिकल, मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं, 2 या 3 न्यूमेरिकल कराए हैं। उसके बाद अगर आपको कोई न्यूमेरिकल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब आपका जो सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन, उस चैप्टर को आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत रसायन में आप देख सकते हो जो वर्ड है विद्युत, यानी कि विद्युत से रिलेटेड ही आपका क्या है, चैप्टर है। तो विद्युत रसायन क्या होती है, क्या होता है, चैप्टर है आपका सेकंड, चैप्टर सेकंड है और चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। ये आपका चैप्टर है। बोर्ड में इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल मिलता है और एक छोटी कोई भी डेफिनेशन आपको मिल जाती है इसमें, जिसमें कि ज्यादा इंपोर्टेंट है कोलराउस लॉ, बहुत इंपोर्टेंट है, ये ज्यादातर पेपर में आ ही जाता है। तो विद्युत रसायन क्या होता है, क्या होता है विद्युत रसायन? विद्युत रसायन वो शाखा है विज्ञान की, क्या, जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दो होती है आपकी। रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा तो आपने देखी है। रासायनिक ऊर्जा क्या है? जो सेल के अंदर होती हैं। आप देखोगे, आप लैब में जाओगे तो आपको सेल दिखाई देंगे, उन सेल में आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। और इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं? तो विद्युत रसायन के बारे में मैं पहले आपको बताता हूं, फिर देखते हैं विद्युत रसायन क्या होता है। तो जो विद्युत रसायन है, क्या है विद्युत रसायन? विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा में संबंध स्थापित होता है या एक दूसरे में परिवर्तन होता है। विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन होता है, एक दूसरे में परिवर्तन होता है। क्या कहलाती है हमारी? विद्युत रसायन कहलाती है। इसे कहते हैं हम विद्युत रसायन। आइसन में विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत और रासायनिक ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, कहने का मतलब ये हुआ। विद्युत ऊर्जा आपने देखी है, और सेल जो तो एक होगी, आप लैब में जाके उसमें सेल होते हैं, और सेल भी कई टाइप के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो उनमें हमारी क्रियाएं होती हैं और उनकी क्रियाओं से हमारी विद्युत ऊर्जा बनती है। तो जब विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का जिस विज्ञान की जिस शाखा में आप अध्ययन करोगे, उसी शाखा को हम कहते हैं विद्युत रसायन। अब आप सेल पढ़ोगे, सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं। जो इलेक्ट्रोड होते हैं, मैं आपको इलेक्ट्रोड के विषय में भी बता देता हूं। इलेक्ट्रोड क्या है? आपके घर में बैटरी है, और बैटरी में आप देखते हो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस और एक माइनस के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं सदैव। यानी कि इलेक्ट्रोड आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, और क्रियाएं जो होती है इन इलेक्ट्रोडों पर होती हैं। जो आपकी क्रियाएं होंगी इन इलेक्ट्रोड पर होती हैं। अब जो आपका विद्युत रसायन को 2 भागों में हमने बांटा है। जब आपकी अध्ययन आप विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर रहे हो, तो विद्युत रसायन को भी हमने क्या भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। ठीक है। तो विद्युत रसायन को दो भागों में बांटा गया है। हमने जो विद्युत रसायन को 2 भागों में बांटा है। अब 2 भाग कौन से होंगे? जब आपकी ऊर्जा 2 है, तो सीधी सी बात है, यही हमारे क्या होंगे? 2 भाग होंगे। आई बसन में पहला भाग है, अगर आप
पहला भाग क्या है? यदि आप पहले भाग में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करोगे, किसमें? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करोगे। ये पहला भाग है, विद्युत ऊर्जा को आप बदलते हो रासायनिक ऊर्जा में, ये पहला भाग है। तो दूसरा भाग क्या होगा? उल्टा होगा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलोगे? विद्युत ऊर्जा में। तो जो पहला भाग है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और जो दूसरा भाग है वो क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा जो आपकी होगी उसे हम बदलेंगे किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो ये विद्युत रसायन के दो भाग होते हैं, एक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलता है और एक भाग है रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, तो पहला जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलोगे कैसा होगा? कैसे बदलोगे आप? क्या होता है ये देखा है आपने कभी? तो जो विद्युत ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में आप देखोगे, कहां देखा है? जब आप विद्युत अपघटन करते हो। क्या करते हो? विद्युत अपघटन, तब ये प्रोसेस होता है। यानी कहने का अर्थ है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को आप क्या कह सकते हो? विद्युत अपघटन। तो एक भाग हुआ विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन क्या होता है पता है? आपने कोई भी विद्युत अपघटन है आपका, विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आई बात समझ में? जैसे कि आपका है नमक का घोल, नमक देखा है आपने, NaCl का, आपने घोल तैयार करा पानी के साथ, वाटर के साथ, तो वो विद्युत अपघटन की तरह यूज होगा। आपकी बैटरी है, बैटरी में आप डिस्टिल वाटर डालते हो, क्या डालते हो? डिस्टिल वाटर, तेजाब, वो किसके रूप में होता है बैटरी के अंदर? विद्युत अपघटन के रूप में। आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एक चैप्टर था और उसमें आपने पढ़े थे अयस्क चैप्टर में, चैप्टर का नाम था धातु और अधातु, उसमें अयस्क पढ़े थे आपने। अयस्क में सबसे लास्ट प्रोसेसर कौन सा होता था? प्रोसेस जब हम सभी धातुओं को शुद्ध करने के बाद धातु आपके पास निकल के आती थी, उसमें कुछ अशुद्धि होती थी, लास्ट 2%, 3%, 4%, 5%, तो उसमें लास्ट में आप करते थे विद्युत अपघटन, शोधन में करते थे विद्युत अपघटन। तो उसमें आप उस जो आप डायग्राम बनाते हो, उस डायग्राम के अंदर आपने दो प्रकार की रॉड होती थी, एक कैथोड के रूप में यूज होती थी और दूसरी एनोड के रूप में यूज होती थी। तो उसके अंदर आप क्या भरते थे विद्युत अपघटन के रूप में? याद है किसी को? CuSO4। क्या भरते थे? CuSO4। तो ये होते हैं विद्युत अपघटन। आई बात समझ में? विद्युत अपघटन क्या होते हैं? जो विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, जिनमें विद्युत अपघटन की क्रियाएं होती हैं, वो विद्युत अपघटन कहलाते हैं। इन्हीं के अंदर विद्युत अपघटन क्रिया होंगी और इलेक्ट्रोड और एनोड, जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड और एनोड, ठीक है, उन पे हमें आवेश मिलते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा क्या? विद्युत अपघटन। तो अब मैंने बताया विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो किसके द्वारा करेंगे? विद्युत अपघटन किया जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित करोगे और तब आपके विद्युत अपघटन की क्रिया होंगी, इलेक्ट्रोड होता है। आई भाषण में उसे कहा जाता है विद्युत अपघटन। तो एक भाग तो होता है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, वो होता है विद्युत अपघटन कहलाती है, इसे हम विद्युत अपघटन बोलते हैं। आई भाषण में क्या होता है विद्युत अपघटन? दूसरा होता है रासायनिक ऊर्जा का किसमें चेंज करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ये क्या होता है देखा है? इसे बोलते हैं विद्युत वाहक, विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं हम इसे। क्या बोल सकते हैं? विद्युत वाहक बल। तो ये दो प्रकार का होता है विद्युत रसायन, एक विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और एक रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। जब इलेक्ट्रॉन क्रिया होती है और जब विद्युत वाहक बल आपका उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है पता है? ये कब बनता है? ये रासायनिक क्रिया कब होंगी? सेल के अंदर होंगी। किसके अंदर होंगी? विद्युत सेल। जब विद्युत सेल क्या करते हैं? वो रासायनिक ऊर्जा होते हैं और उसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अभी आप देखोगे आपके में सेल भी है,
इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे आगे जाके, सेल होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वो होते हैं क्या, विद्युत वाहक बल उत्पन्न। विद्युत वाहक बल होता क्या है वैसे, सेल का ही होता है, विद्युत वाहक बल सेल का ही होता है। यानी कि कोई आवेश है, आवेश देखा है आपने, उस आवेश को आप सेल में घुमाओगे, है ना, किसी सेल के अंदर वो रोटेट होगा, तो उसमें जो कार्य करेगा, वर्क करेगा, वही उसका क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये सेल के अंदर होती हैं आपकी। इसके बाद अब नोट करो इन्हें। इसके बाद अब आप जानते हो कोई विद्युत अपघटय है, समझो जरा, कोई आपका विद्युत अपघटय है और उस विद्युत अपघटय, मैंने बताया क्या होता है, वो माध्यम होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, वो विद्युत अपघटय है। इसका जलीय विलयन आप लेते हो, ठीक है, और जलीय विलयन के में आप जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो आपकी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो वो ओम के नियम का तरह पालन करती हैं। आपने ओम का नियम पढ़ा है फिजिक्स में, है ना, ओम का नियम पढ़ा है, क्योंकि जब आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विभवांतर आएगा, विभव आएगा, उसके चालक, जो भी आप चालक ले रहे हो चालक के रूप में, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है आपके, कैथोड और एनोड है आपके, तो उनपे आपका विभव आएगा, इलेक्ट्रॉन पे क्या आएगा, विभव। तो ये ओम का नियम का पालन करते हैं। जब आपके विद्युत अपघटय के जलीय विलयन में आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो रासायनिक क्रिया होती है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या आता है, विभव, और वो विभव आप जानते हो अनुक्रमानुपाती होता है धारा के, विद्युत धारा के जो आपने प्रवाहित किए, ये ओम का नियम है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देख सकते हैं तो इसमें आपका ओम का नियम लागू होता है, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम है, आपने पढ़ा होगा, जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, ठीक है, जब किसी विद्युत अपघटय के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, सुचालक भी कह सकते हैं, तब सुचालक पर उत्पन्न विभव, विभव है किस प्रेस करते हैं, बोलो, वी, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है जो आपने उसमें धारा प्रवाहित की है, धारा के प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये होता है आपका ओम का नियम, आप सब पढ़ के आए हो, ठीक है। कोई विद्युत अपघटय है, उसके जलीय विलयन में जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उस इलेक्ट्रोड पर क्या उत्पन्न होता है, विभव, इलेक्ट्रोड पर क्या आता है, विभव, तो वह विभव अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है किसके, उसमें बहने वाली धारा के जो आपने प्रवाहित की है। यानी कि आप ले सकते हो विभव अनुक्रमानुपाती आई, जब इस चिन्ह को हटाते हो तो कांस्टेंट के रूप में क्या लिया जाता है, बोलो, आर, और आर क्या कहलाता है आपका, प्रतिरोध, इसे हम विद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। तो क्या होता है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, कोई बताएगा, यहीं से आपकी इसकी परिभाषा बनती है विद्युत प्रतिरोध की। आर विद्युत प्रतिरोध है, इसकी आपको परिभाषा बनानी है, तो आई को आप वी के अपॉन में लाओगे तो आपको जाएगा आर बराबर वी अपॉन आई। तो ये जो आर है इसे ही आप क्या कहते हो, विद्युत प्रतिरोध कहते हो। मैंने आपको बताया कम से कम आपको हर सब्जेक्ट में 2 घंटे मेहनत करनी है रोजाना,
अगर अच्छे नंबर आपको प्राप्त करने हैं। तो ये कहलाता है विद्युत प्रतिरोध, इसे कहा जाता है विद्युत प्रतिरोध। और आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, और पढ़ा 10th क्लास में, और फिजिक्स में 12th में पढ़ रहा होगा आपने। तो जो इसका जो मात्रक होता है विद्युत प्रतिरोध का, विभव का होता है वोल्ट, इसको कहा जाता है प्रति, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। लेकिन आप जब करते हो क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हो तो इसका जो मेन मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम, और ओम को इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। ये आपका क्या है, प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध है। क्या परिभाषा हुई, देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न विभव और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ये अनुपात है और ये विभव है, और ये क्या है, धारा का अनुपात। आप बोल सकते हो किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव V व धारा I के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये आपके विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा है। ठीक है, ये होता है विद्युत प्रतिरोध, यानी कि किसी चालक के कोई इलेक्ट्रोड पर, ये इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव और धारा का अनुपात विद्युत प्रतिरोध कहलाता है, जिसका मात्रक होता है ओम। ये आप सब पढ़ के आए हो 10th क्लास में, और अभी 12th फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे। इसी पे बन जाता है आपका क्या, क्या बनता है, चालकत्व। तो क्या होता है, चालकत्व। तो चालकत्व क्या होता है, बताए कोई, चालकत्व क्या होता है, किस प्रेस करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी। जो आपका विद्युत प्रतिरोध है इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब वही क्रम कर दो, बस यही क्या है, आपका चालकत्व है। यानी कि परिभाषा क्या हुई, विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। यानी कि जो चालकत्व है उस चालकत्व को हम कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। तो लिख सकते हैं कैपिटल जी बराबर व्युत्क्रम क्या होता है, जब 1 के अपॉन में लिखोगे तो आपका व्युत्क्रम होता है। अब किसका व्युत्क्रम है, प्रतिरोध का, तो 1/R ये होता है विद्युत चालक। इसे हम R क्या होता है, V/I, तो इसे हम I/V भी लिख सकते हैं। अब बात आई इसकी मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है सीमेंस। क्या होता है, सीमेंस, या A1/R है, प्रति ओम बोल सकते हैं क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम है, या प्रति ओम। प्रति ओम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओम इनवर्स करके इस तरह लिख सकते हैं, या इसका मात्रक होता है क्या, मोह। तो ये इसके मात्रक हैं। तो ये होता है हमारा चालक, कैपिटल जी से प्रेस करते हैं, मात्रक होता है मोह, और परिभाषा होती है विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है। विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है क्या कहलाता है, विद्युत चालक तो कहलाता है। उतारिए, नोट करो इसे। कर दो। चालकता एक आपकी होती है विशिष्ट चालकता, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता से पहले आप पढ़ो विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ो, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ो आप पहले।
क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध से ही आपकी क्या बनती है, विशिष्ट चालकता बनती है। और विशिष्ट प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसे हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, आप 10th क्लास में आपने पढ़ा है। क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, कोई चालक है, कोई सुचालक है, कोई सुचालक है, ठीक है, कोई सुचालक है और उस सुचालक के सिरों पे, ठीक है, आप जानते हो कि जो उस सुचालक का प्रतिरोध है नंबर 1, वह अनुक्रमानुपाती होता है। किसके, लंबाई के, उस सुचालक की लंबाई के। यानी कि मान लो एक तार है आपका और ये इसकी लंबाई है, इसमें आपने धारा प्रवाहित की या कुछ भी है, इसका जो प्रतिरोध होगा R इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब हुआ, समानुपाती का मतलब हुआ, जितना आप इसकी लंबाई इंक्रीज करोगे, जितनी लंबाई इसकी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, जितनी बढ़ाते जाओगे उसका प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता जाता है। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है इन चीजों को, तो ध्यान रखना कि जो विशिष्ट किसी चालक का या सुचालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होगा, यानी कि जितनी लंबाई इंक्रीज होगी, जितनी लंबाई आप बढ़ाओगे, उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ता है। ये 1 नंबर में भी पूछ लेते हैं कभी क्वेश्चन। नंबर 2 है, किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह वैध क्रमानुपात, कोई नोट्स ना करें, वह वैध क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है 1/A। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का। ये जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बोलते हैं इसे, इसके वैध क्रमानुपाती। आप अपने आप लगाओ, जितनी लंबाई इसकी इंक्रीज होगी ये क्षेत्रफल कम होता जाएगा, और क्षेत्रफल कम होने से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ता है। यानी कि जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि वैध क्रमानुपाती है। तो लिखोगे कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना है, जितना आपका क्षेत्रफल आप इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, उतना ही उसका प्रतिरोध घटता जाता है। लंबाई बढ़ाने से बढ़ता है और क्षेत्रफल बढ़ाने से घटता है। यानी कि यदि आप दोनों रूल को लेते हो तो 1 व 2 से R अनुक्रमानुपाती में है L और वैध क्रमानुपाती में है A, और जब इस अनुक्रमानुपाती के साइन को आप, समानुपाती के साइन को आप हटाते हो तो आप कांस्टेंट के रूप में लेते हो रो, जिसे आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए थे। तो A मल्टीप्लाई में आएगा, L अपॉन में आएगा, तो रो इक्वल बनता है फॉर्मूला RA/L। ये आप पढ़ के आए थे। तो जो रो है यही कहलाता है आपका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ये होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, देखिए ये प्रतिरोध है और जिसका मात्रक होता है ओम। ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। ये लंबाई है, लंबाई का होता है मीटर, तो ऊपर स्क्वायर मीटर अपॉन में मीटर, तो स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बनता है ओम मीटर, या बोल सकते हैं इस तरह से लिखते हैं ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। ये इसका मात्रक होते हैं।
तो ये होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अभी मैंने इसकी परिभाषा नहीं बताई, आपको ये परिभाषा नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा अब लिखी जाएगी, ध्यान से देखो क्या होती है इसकी परिभाषा। ध्यान से देखो परिभाषा कैसे बनानी है, फॉर्मूला बेस पे आपको परिभाषा बनानी है, रटनी नहीं है। देखिए अगर हम ये मान लें कि कोई आपका चालक है, उसकी लंबाई हम मान लेते हैं उसकी लंबाई है, यदि उसकी लंबाई L 1 मीटर है या एकांक है और उसका क्षेत्रफल A भी 1 वर्ग मीटर यानी कि एकांक है, एकांक या 1 वर्ग मीटर, तो ये भी एक क्या बचा, रो इक्वल आपका बचता है केवल R। ये परिभाषा है, इस तरह से आपको परिभाषा बनानी है। तो क्या परिभाषा होगी, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। ठीक है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है यदि उस चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, एकांक। आई बात समझ में, यदि उस चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक हो, ये होता है आपका इसकी परिभाषा। तो इस तरह से आपको परिभाषा याद रखनी है। ठीक है, अब इसी का एक होता है विशिष्ट चालकता, उसे भी देखिए। विशिष्ट चालकता क्या होती है, पहले आप इसे नोट्स कीजिए। टॉपिक इसमें है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, आपने अभी देखा था कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका जो वैध क्रम है उसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रकार उसे क्या बोलते हैं, चालकत्व। इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का जो वैध क्रम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता। तो जो विशिष्ट चालकता होती है, जो विशिष्ट चालकता आपकी होती है उसे हम या तो सिग्मा या कापासु आप जो है प्रदर्शित करते हो, के कापा इक्वल होता है 1/ρ। ये है इसका मात्रक। क्या सूत्र, इसका मात्रक क्या होगा, परिभाषा क्या बनी, विशिष्ट प्रतिरोध का वैध क्रम। तो विशिष्ट प्रतिरोध के वैध क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं, ये इसकी परिभाषा है। मात्रक क्या होगा इसका, आपने देखा रो इक्वल होता है R/L, तो हम लिख सकते हैं K = L/RA। मात्रक उल्टा होना है, अगर ये ओम मीटर है तो इनवर्स लगा दीजिए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। या आप जानते हो ओम इनवर्स क्या होता है, मोह। क्या होता है, मोह। 1/R क्या होता है, मोह होता है ना। तो लिख सकते हो मोह मीटर इनवर्स। तो नोट्स कीजिए,
इन्हें आप तैयार करें। आपके टॉपिक है आज, और चैप्टर लगभग इन्हीं टॉपिक पर डिपेंड भी करता है। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, नर्स इक्वेशन, नर्स समीकरण, और एक है कोलराउट्स लॉ। इन या तो ये आती है पेपर में, और या इन पे न्यूमेरिकल आप हर साल आप पेपर उठा के देख सकते हो, हर साल आता है पेपर में नर्स इक्वेशन और कोलराउट्स लॉ, और कभी कभी फैराडेज लॉ पूछ ली जाते हैं। ये मेन चीज है इस चैप्टर में, बाकी न्यूमेरिकल। तो अब इसी में आज के जो टॉपिक है उनमें देखते हैं। मैंने आपको बताया सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक। अभी आप आगे सेल पढ़ोगे, सेल क्या होते हैं, बैटरी क्या होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले सेल स्थिरांक क्या होता है। सेल स्थिरांक का जो होता है, इसे हम इसकी डेफिनेशन बाद में लिखते हैं, पहले इसका सूत्र देखिए। जो सेल स्थिरांक होता है यह, इसे हम एक्स से प्रदर्शित कर देते हैं, या कापा से, वो सॉरी एक्स, और इसका सूत्र होता है L अपॉन ए, या तो स्मॉल ए लिखिए या कैपिटल ए। मैं यहां पर कैपिटल लिखता हूं क्योंकि बुक में ज्यादातर स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो आप, मैं यहां पर कैपिटल ए है, तो ये जो ए आपका L है, L क्या है आप जानते हो, सेल है, और सेल में दो प्लेट होती हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है, यानी कि प्लेट मतलब इलेक्ट्रोड, प्लेट क्या होती है वो इलेक्ट्रोड, यानी कि L जो है वो है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और ए क्या है, जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। तो आपका जो ए है ये है आपका इलेक्ट्रोड की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है आपका। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या है इसका, आप जानते हो, ये आपकी लंबाई है जो मीटर में होती है, क्या है ये लंबाई मीटर में होती है, ठीक है, और बटे में आपका क्षेत्रफल है जो मीटर स्क्वायर में होता है। तो मीटर से, मीटर स्क्वायर से मीटर आपका कैंसल, तो बोल सकते हैं प्रति मीटर, या अगर प्रति को हटाओगे तो मीटर इनवर्स, या मीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर इनवर्स भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है, ये इसका मात्रक है। अब इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा जब भी अगर आपके पास फॉर्मूलाज है, आपके पास सूत्र है, तो आपको सूत्र से ही परिभाषा बनानी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या सूत्र है इसका, L अपॉन ए, ये अनुपात है। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उस सेल की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, किसी, देखिए, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं।
ठीक है, अब ये देखिए जरा, आप जानते हो कि एल सेल स्थिरांक एल अपॉन ए के इक्वल है। आप जानते हो न्यूमेरिकल किस फॉर्म में हो, सब इधर देखे, न्यूमेरिकल किस फॉर्म में हो। अगर मैं इसमें r से मल्टीप्लाई करते हैं और r से आप डिवाइड करते हो तो आपका बनता है इक्वल टू एल अपॉन आर ए और इंटू आर। आपने पढ़ा होगा विशिष्ट प्रतिरोध आर ए अपॉन एल होता है, ये आप पढ़ के आए हो। अब आप देखते हो ये एल अपॉन आर ए है और विशिष्ट प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालक। क्या बोलते हैं, अगर हम इसे एल अपॉन आर ए लिखें तो ये होती है विशिष्ट चालकत्व, और विशिष्ट चालकता किसे शो करते हैं, कापा से, है ना, कापा होता है जिसे हम केसु शो करते हैं, या मैंने बताया था सिग्मा से भी शो कर सकते हो, ये विशिष्ट चालकता होता है। तो K इक्वल एल अपॉन आर ए, तो एल अपॉन आर ए के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, K और इंटू आर। ठीक है, न्यूमेरिकल किस फॉर्म में हो वो आपको देखना है। आप जानते हो इक्वल K और R को अगर इसके अपॉन में लाते हो आप तो ये हो जाएगा आपका, और आप जानते हो कि 1 अपॉन आर प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, बताइए। प्रतिरोध का क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बोलिए, किससे प्रदर्शित करते हैं, जी, जी है ना, किससे प्रदर्शित करते हैं, जी। हम इसे जी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से आप क्रॉस मल्टी, यहां पर 1 अपॉन आर के प्लेस पर आपका क्या आएगा, जी, तो बोलिए के इक्वल क्या हो जाएगा आपका, एक्स इंटू जी। ये आपका तीनों में क्या है, रिलेशन है, यानी कि ये क्या है, के विशिष्ट चालकत्व इक्वल, ये क्या है आपका, क्या ये सेल स्थिरांक, ये आपका सेल स्थिरांक है, और जी क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, ये रिलेशन है इसमें। तो ये है आपका सेल स्थिरांक के विषय में जो आपको याद रखना है, तो इसे नोट्स कीजिए। तो तुल्यांकी चालकता नेक्स्ट टॉपिक है। क्या होती है तुल्यांकी चालकता, सुनिए, कोई विद्युत अपघटय है और उस विद्युत अपघटय का आपको एक विलयन तैयार करना है, यानी कि विद्युत अपघटय का आप 1 ग्राम तुल्यांक, कितना लेते हो, 1 ग्राम तुल्यांक लेते हो। तो लिखिए, डेफिनेशन है, किसी विद्युत अपघटय की तुल्यांकी चालकता, या किसी विद्युत अपघटय के, लिखना, किसी विद्युत अपघटय के उस विलयन की चालकता, उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता कहलाती है, यानी कि जो
विलयन आप बनाते हो उसमें विद्युत अपघटय का कितना गुना होना चाहिए? 1 ग्राम तुल्यांक। जो विलयन आप तैयार करते हो उसमें विद्युत अपघटय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो तो वही है आपकी उसकी तुल्यांकी चालकता। अब तुल्यांकी चालकता जो है इसे हम किससे, अब यहां देखो जो तुल्यांकी चालकता है चालकता को लैम्डा या ऐसे भी दिखा देते हैं लैम्डा को हम, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब जो लैम्डा है ये इक्वल होता है किसके? ये इक्वल होता है के क्या होता है? के विशिष्ट चालकत्व इनटू वी। एक डेफिनेशन आप यहां से भी ले सकते हो कि जो आपकी तुल्यांकी चालकता है, यहां से क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी जरा देखना है यहां पे। तुल्यांकी चालकता किसकी? विद्युत अपघटय की। तो ऐसे तो विद्युत अपघटय की तुल्यांकी चालकता कॉमा विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व व आयतन के गुणनफल के बराबर होती है, तथा आयतन के गुणनफल के बराबर होती है। इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो ये है आपकी तुल्यांकी चालकता, ये इसकी डेफिनेशन है। और सूत्र है लैम्डा इक्वल के इंटू वी। के आपके होता है विशिष्ट चालकत्व और वी होता है आपका आयतन। अब हम मान लेते हैं कि कोई वी एम एल का कोई आयतन है और उस वी एम एल आयतन जो आपने लिया है, अगर उस आयतन के लिए आप तुल्यांकी चालकता निकालोगे तो आपका फॉर्मूला बन के आता है लैम्डा इक्वल टू के, और v के प्लेस पर आप लिखोगे 1000 अपॉन c या k इंटू 1000 अपॉन n, जहां पर आपकी जो n है ये नॉर्मलता है, क्या ये नॉर्मलता है, और c होती है विलयन की सांद्रता। ये विलयन की सांद्रता होती है। तो इसके ये फॉर्मूला है। अब आता है इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक इसका होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ये इसका मात्रक है। या ओम ये ओम इनवर्स है, और ओम इनवर्स क्या होता है? मोह। तो लिख सकते हो मोह, ओम के इनवर्स के प्लेस पर मोह सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, ये इसका मात्रक है। या आप लिख सकते हो सीमेंस मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर के प्लेस पर मीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक, यानी कि तुल्यांक इनवर्स, ये इसके मात्रक है। तो ये जो आपकी तुल्यांकी चालकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तब तक आप इन्हें नोट्स करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है आणविक चालकता, जिसे हम मोलर चालकता भी कहते हैं। अब जो मैंने अभी आपको बताई थी तुल्यांक चालकता, इसमें आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब वो डिफरेंस क्या है आपको देखना है। हेडिंग बाकी सब वही लिखा हुआ है, पहली वाली डेफिनेशन है, बस हेडिंग चेंज हुई है। तो इसमें क्या आपको चेंज करना है, वहां पे तुल्यांक वर्ड था,
तो आपने अब तुल्यांक के प्लेस पर क्या आया है, मोलर, तो बस मोल लिखना है, अणु लिखना है, मोल या अणु, ये अंतर है पूरी डेफिनेशन में। तो आप देखते हो किसी विद्युत अपघटक के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक, तो तुल्यांक नहीं, तुल्यांक के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, अणु, क्या लिखना है, अणु, ये अंतर है। घुला हो उसकी तुल्यांक नहीं क्या कहलाती है, मोलर चालकता। तो ये 2 वर्ड चेंज हुए हैं केवल, याद रखना। उसमें एक तुल्यांक होता है 1 ग्राम तुल्यांक, और इसमें 1 ग्राम अणु घुला होता है, ठीक है। और तुल्यांकी चालकता के प्लेस पर आपको लिखना है यहां पर मोलर चालकता, ये डिफरेंस हुआ है, ये डिफरेंस है बस केवल। चालकता को लैम्ब्डा से, उसे आप लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते थे तुल्यांक चालकता को, इसे हम लैम्ब्डा एम, नीचे एम लगाना है, लैम्ब्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, या लैम्ब्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, या एक और मैं यहां पर देता हूं आपका, इसे म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपकी होती है मोलर चालकता। अब हम ये मान लेते हैं कोई विलयन आपने बनाया है और उस विलयन के 1 ml में कितने मोल घुले हुए हैं, 1 मोल, 1 मोल घुले हुए हैं किसी विद्युत अपघटक के, तब उसका फॉर्मूला यही आएगा, लैम्ब्डा एम इक्वल के इंटू वी, और फॉर्मूला यही होगा। बट जब आपकी तुल्यांकी चालकता है तो नॉर्मलता होती है, लेकिन जब आपकी मोलर चालकता है तब मोलरता होती है कैपिटल एम, और कैपिटल एम आपकी कहलाती है मोलरता। ये डिफरेंस हुआ है। अब आते हैं इसके मात्रक पर। तो मात्रक क्या होगा, देखिए ओम इनवर्स सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर सही है, तुल्यांक थोड़ी ना आएगा, मोल आएगा। क्या आएगा यहां पे, मोल, तो जाएगा मोल इनवर्स। ये डिफरेंस हुआ है। मोह सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा यहां पर, मोल इनवर्स, ये डिफरेंस हुआ है। और यहां पर सीमेंस मीटर स्क्वायर क्या होगा यहां पर, मोल इनवर्स, ये डिफरेंस हुआ है। तो ये है इसके मात्रक और ये परिभाषा है। तो मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में केवल यही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। नोट्स कीजिए।